हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बीके मैथ्स एजुकेशन। आज हम कक्षा 10वीं गणित के एक नए अध्याय या फिर पाठ कह सकते हैं, वृत्त एवं स्पर्श रेखा, जो कि बोर्ड परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, लेकर आ चुके हैं, जिसमें हम आपको वृत्त एवं उसके स्पर्श रेखा से संबंधित सारी जानकारियां देंगे, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे और कुछ प्रमेय भी सिद्ध करेंगे। तो ये कुछ मिला जुला कर बहुत ही इंटरेस्टिंग आपके लिए क्लास होने वाला है, तो बिल्कुल बने रहें अंत तक और प्रत्येक भाग को बड़ी बड़ी बारीकी से आप ध्यान के पूर्वक सुने और देखें और उसे समझें और अपने बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी में उसको लगाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वृत्त एवं स्पर्श रेखा जो पाठ है उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा वृत्त होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो वृत्त के बारे में जान लेते हैं कि वृत्त आखिर होता क्या है। हम लोग कई जगह ऐसे डिजाइन्स देखते हैं जो कि वृत्ताकार होते हैं। हम डिजाइन तो बना लेते हैं लेकिन उसको बोले कैसे, वृत्त को कैसे परिभाषित करें, ये हमें समझ में नहीं आता है ना। तो ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है। तो चलिए आज हम वृत्त का एक सही परिभाषा देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक आकृति बना लिए जाते हैं। आकृति देख के स्पष्ट हो गई होगी कि ये किसकी आकृति है ना। लेकिन इसमें बात वही बार बार बोल रहा हूं मैं, हमें इसको परिभाषित करना नहीं आता कि किसको आखिर वृत्त बोलेंगे। इसकी एक्चुअल परिभाषा गोल है, ऐसे बनता है, ये मन में बहुत सारी चीजें एक्चुअलिटी नहीं पता होती है। तो चलिए आज वृत्त की परिभाषा सबसे पहले जानते हैं। वृत्त एक बिंदु पथ, बिंदु आप जानते हो, पथ माने होता है रास्ता। ठीक है, एक बिंदु पथ जो किसी निश्चित बिंदु से एक निश्चित दूरी पर बना होता है। ठीक, या ऐसा बिंदु पथ जो किसी निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर प्राप्त होता है। अर्थात एक निश्चित बिंदु हमने लिया, एक निश्चित दूरी पर, ठीक है, द्विविमीय, इसमें भी एक शब्द जो लिख रहा हूं द्विविमीय, द्विविमीय में या दो विमाओं वाली, ठीक है, किसी सतह पर, किसी सतह पर, ठीक है, वह बिंदु पथ जो एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर होता है, निश्चित दूरी पर हो। बिंदु पथ माने जैसे मैंने बिंदु ले लिया, निश्चित बिंदु, एक निश्चित दूरी ले लिया। अब एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर मैं बिंदुओं को मिलाते जाऊंगा तो मेरा एक रास्ता तैयार हो रहा है, और वो रास्ता क्या निर्मित कर देगा, वृत्त को निर्मित कर देगा। बस बड़ा सिंपल सा है। ठीक है, इसमें एक लिखा हूं सतह पर, सतह मतलब द्विविमीय सतह, यहां पर लिख देता हूं द्विविमीय, क्योंकि अगर इसी चीज को हवा में लहराओगे चारों दिशाओं में तो है गेंद बन जाएगा। गेंद एक गोला में आता है, हमें वृत्त पढ़ना है ना। तो चलिए इतना लंबा चौड़ा इसमें नहीं करते हैं, अभी 10वीं के लेवल में है ना। तो ये लेकिन एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए।
तो चलिए, अब ये वृत्त में तो हम समझ में आ गया वृत्त क्या चीज होती है। अब इसमें कुछ ऐसे शब्दावली हैं जिनको जानना बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कि एक शब्द है जीवा। ठीक है, ये जीवा क्या होती है? तो जीवा होती है, हमारे पास कोई एक वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त में हमने एक क्या ले लिया, कोई भी दो बिंदु ले लिया ए और बी, दोनों को मिलाने वाला एक, हमने दोनों को मिलाया तो एक हमको रेखा प्राप्त हुआ, रेखाखंड। ठीक है, तो हम लिखेंगे किसी वृत्त में वृत्त के किसी भी दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। ठीक, मतलब यहां पर एक बिंदु लिया ए और एक बिंदु लिया बी, वृत्त पर आप कहीं भी ले लीजिए, मिला दीजिए, जो रेखा प्राप्त होगी वो आपकी जीवा हो जाएगी। बात समझ में आ गया? अब यहां पर एक और चीज आती है, इसमें एक नोट करने वाली बात है। नोट करने वाली बात यह है कि व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। ठीक है, व्यास आप जानते होंगे, व्यास कहते हैं जो केंद्र से होकर जाए और वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करे, या अंतिम बिंदु जैसे सी और डी, जो केंद्र से होकर जाए, है ना। ये एक प्रकार से सी और डी भी एक जीवा ही है, जो केंद्र से होकर जा रही है। तो केंद्र से होकर जा रही है, इस दूरी को हम व्यास भी कहते हैं। तो ये सी डी एक जीवा है, उसके साथ साथ व्यास है, और व्यास से बड़ी कोई और जीवा नहीं हो सकती, मतलब व्यास ही सबसे बड़ा जीवा होता है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वृत्त का अब आ जाते हैं चाप। अब ये चाप क्या चीज होती है जरा देख लेते हैं। चाप, वृत्त पढ़ते समय हमें चाप की बार बार आवश्यकता होगी। चाप होती क्या चीज है? तो चलिए, एक वृत्त हमने बना लिया। ठीक है, इस वृत्त में कोई भी दो बिंदु ले लीजिए ए और बी। अब ये वृत्त का जो बाहरी आवरण है, जो गोल घुमा हुआ है, घुमावदार हिस्सा है ना, ए और बी के आ जाने से ये दो भाग में टूट गया। ठीक है, दो भाग में बढ़ गया। इसको ऐसा भी कह सकते हैं जैसे ए से लेकर बी है, ए से लेकर ये जो बी है ना, ये अलग है, ये छोटा है और ये बड़ा हिस्सा है। तो ये जो है ना हमारा, ये क्लियर है, दिख रहा है? ठीक है, ये जो हिस्सा है ये हमारा चाप है। मतलब चाप वृत्त की परिधि का एक हिस्सा होता है, जो घुमावदार है, जो बाउंड्री लाइन है ना, उसको गणितीय भाषा में कहते हैं परिधि। तो वृत्त की परिधि का हिस्सा क्या कहलाती है? चाप कहलाती है। इसमें भी दो प्रकार के होंगे, एक होगा लघु और एक होगा दीर्घ। ठीक, ये जो छोटा है ये लघु है, ये बड़ा है वो क्या हो जाएगा? दीर्घ। दोनों का नाम ए बी है। अब इसको ऐसा जनरली दर्शाया जाता है जैसे ए बी है, इसके ऊपर ऐसा थोड़ा घुमा देते हैं तो ये समझ जाते हैं कि हमारा ये चाप है।
क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई। उसके बाद आते हैं वृत्तखंड में। वृत्तखंड नाम से ही पता है भैया, खंड माने टुकड़ा और वृत्त, ठीक है। तो चलिए ये क्या चीज होती है जरा ध्यान से देखिए, ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे हमने ये वृत्त ले लिया, ठीक है। खंड माने होता है टुकड़ा। इस वृत्त पर हमने एक जीवा ले लिया। अब जीवा के कारण ये वृत्त दो भागों में बढ़ गया, एक छोटा एक बड़ा। ये जो टुकड़ा है ना पूरा, ये आपका वृत्त खंड है, ठीक है। तो जीवा द्वारा, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जीवा द्वारा, ठीक। या फिर ऐसा लिख सकते हैं आप, ये जीवा हो गई और ये हो गई चाप, ये जो घुमाव है, जीवा एवं चाप के बीच का क्षेत्र को वृत्त खंड कहते हैं। मतलब ये जीवा थी और ये चाप था, दोनों के बीच में जो हिस्सा मिला आपको, यही आपका क्या हो गया, वृत्त खंड हो गया। बात स्पष्ट है। अब आ जाते हैं त्रिज्य खंड। त्रिज्या खंड भी बोलते हैं, त्रिज्य खंड भी बोलते हैं, जैसा है ना, अपने अपने अपभ्रंश में बोलते रहते हैं। अब इसका नाम है त्रिज्य खंड। खंड माने हिस्सा, किसके द्वारा, त्रिज्या के द्वारा। जैसे चाप के द्वारा बनाए गए टुकड़े को हम वृत्त खंड कहेंगे, उसी प्रकार ये हमारा एक वृत्त रहा। अब इस वृत्त का एक कोई केंद्र होगा, ठीक है। इस केंद्र में ये त्रिज्या, चलिए मान लेते हैं ओ ए और ये बी। ओ ए एक त्रिज्या है, ओ बी भी एक क्या है, त्रिज्या है। अब इस त्रिज्या के द्वारा एक क्या बन रहा है, हमको एक हिस्सा बन रहा है, तो ये हमारा हो गया त्रिज्य खंड, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, त्रिज्या, त्रिज्या, त्रिज्याएं एवं चाप के बीच बनने वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे भैया, त्रिज्य खंड कहते हैं। बात स्पष्ट हो गई, किसको त्रिज्य खंड। ये सारी चीजें आपको नियमावली में बार बार आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए सबसे पहले इसके बेसिक जानना जरूरी है, ठीक है। अब आते हैं सर्वांग संवृत्त, ठीक है। ये क्या चीज होती है जरा देखो, सर्वांग संवृत्त। ये सर्वांग सम जो चीज है ना, ये कक्षा 9वीं में है, हमारे बीके मैथ्स एजुकेशन में क्लास 9th के लिए वीडियो डाला है, उसमें आप सर्वांग सम का बहुत अच्छे तरीके से मतलब समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सर्वांग समवृत्त, देखो वृत्त तो समझ में आया था। अब ये सर्वांग समवृत्त क्या चीज होती है, ठीक है। चलिए मैंने एक क्या बना लिया, वृत्त बना लिया, ठीक है। उसी वृत्त, ठीक है, मैंने एक वृत्त ले लिया, और ये रहा एक और वृत्त ले लिया, ठीक है। दो वृत्त बना दिए। अब दोनों सेम टू सेम हूबहू बना दिया मैंने, इसका मतलब दोनों की त्रिज्याएं समान होंगी, है ना भाई। त्रिज्या समझते हो ना, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। ये अगर मान लिया आर, तो ये तो सेम है, ये भी तो सेम टू सेम। सेम टू सेम कब होंगे, जब त्रिज्या बराबर होगी, है ना। तो ऐसे वृत्त जिनके
त्रिज्याएं बराबर हों। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सर्वांग समवृत्त। मतलब अगर कहीं पे सर्वांग समवृत्त का आ गया शब्द, मतलब समझ जाना कि दोनों वृत्तों की त्रिज्या क्या है? बराबर है। बात स्पष्ट हो गई, समझ में आ गया? चलिए बढ़ जाए आगे। बिल्कुल। अब आता है जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। ये क्या चीज होती है? बहुत ही एकदम बारीकी से समझा रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित, अंतरित का मतलब होता है बनाया हुआ। अंतरित का मतलब क्या होता है? बनाया हुआ। अंतरित कोण, ये सब छोटी छोटी जानकारियां हैं जिसको मालूम होनी चाहिए। चलिए, एक मिनट। ये ले लिया हमने। ठीक है, अब यहां पर देखो कोई जीवा लिया है। जैसे मान लेते हैं हमने जीवा ले लिया ए और बी। ये ए और बी जीवा है, यहाँ पर केंद्र है। तो ए और बी से केंद्र को मिलाएंगे तो केंद्र पर एक कोण बन रहा है। मतलब ये जो कोण है ना, ए और बी द्वारा बनाया जा रहा है। कहां पर? केंद्र पर। इसी को बोलते हैं जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण बनाया गया। अंतरित माने बनाया गया कोण। समझ में आ गया बात? क्लियर हो गई, स्पष्ट हो गई? जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण क्या होता है मालूम चल गया। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब कुछ आ जाते हैं प्रमेय में। ठीक है, नियम, छोटे छोटे नियम है, फटाफट फटाफट करते रहते हैं। सबसे पहले आता है प्रमेय एक। प्रमेय एक, और इन्हीं प्रमेय के आधार पर आपकी पूरी प्रश्नावली बनेगी, प्रत्येक प्रश्न बनेंगे। ये नियम आप अगर नहीं जान रहे हैं तो कुछ भी नहीं बनेगा आपसे। ठीक है, प्रमेय क्या कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। कथन, प्रमेय कहता है, प्रमेय में एक कथन होता है। कथन मतलब कहा गया चीज। ठीक है, कथन। ठीक है, क्या बोल रहा है? किसी वृत्त की, किसी वृत्त की बराबर जीवा की बराबर जीवा केंद्र पर समान कोण अंतरित करती है। ये नियम है, ये वास्तविक चीज है। अब इसका प्रूफ भी है। ठीक है, तो जैसे अपन ले लेते हैं, यहां पर कोई हमारे पास एक क्या है? वृत्त है। ठीक है, मतलब इसमें आपको दे दिया गया है जो अभी बोलने बता रहा हूं। तो क्या दिया गया है आप यहां ध्यान से देखो। तो आप लिखेंगे दिया गया है। प्रमेय ऐसा ही सिद्ध होता है, पहले कथन, फिर चित्र, फिर क्या दिया गया है। ठीक, क्या दिया गया है कि मेरे पास कोई वृत्त है, मान लेते हैं उसका केंद्र एओ है। केंद्र ओ वाले वृत्त में, ठीक है, मान लेते हैं मैं एक ए बी ले लिया और एक सी डी ले लिया। ठीक, तो ए बी बराबर सी डी, माने दो जीवाएं बराबर हैं। ये दोनों जीवा क्या हैं? बराबर हैं। ये आपको बता दिया गया है। ठीक है, तो आपको उसके बाद क्या करना है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? इसमें लिखा है ना, देखो, केंद्र पर
समान कोण अंतरित करती है। मतलब जो केंद्र ए बी जो है केंद्र पर बना रहा है जो कोण, मतलब ये वाला, और सी डी जो बना रहा है केंद्र पर कोण, मतलब ये वाला, ये दोनों कोण बराबर हैं। इसको को इधर लिख देता हूं मैं, ठीक है। दोनों बराबर है तो वही सिद्ध करना है। कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। ठीक। अब सिद्ध करना जब चालू करते हैं तो उसको बोलते हैं उपपत्ति। उपपत्ति, ठीक है। चलिए अब कैसे सिद्ध करेंगे, यहां पर देखिए त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ये इसमें नवी का रूल लगेगा सर्वांग समता का। क्या? सर्वांग समता। सर्वांग समता में क्या कहता है कि देखो ए ओ, त्रिभुज ए ओ बी का जो ए ओ है त्रिभुज सी ओ डी का सी ओ, ठीक, बराबर होगा। साथ ही साथ ओ बी इसमें का ओ डी के बराबर होगा। इन दोनों का कारण है त्रिज्या, त्रिज्याएं बराबर होती हैं। कारण क्या लिखोगे आप? त्रिज्याएं क्या होती हैं? बराबर होती है। एक ही वृत्त के त्रिज्या क्या होगी? भैया वृत्त एक है तो इसके त्रिज्या है, ओ से ए भी एक त्रिज्या है, और ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, इसलिए दोनों चीजें बराबर हो गई। अब आपको ए बी किसके बराबर है? सी डी के बराबर है। ये आपको दिया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये दिया गया है। तो आपने कक्षा 9वीं में सर्वांग समता नियम पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा होगा तो वहां पर वीडियो अपलोडेड है, आप बिल्कुल स्पष्ट देख सकते हैं और समझ सकते हैं। पहले वो देख लीजिए अच्छे से, है ना। तो आप लिखेंगे भुजा, भुजा और भुजा सर्वांग समता प्रमेय से। मतलब कोई दो त्रिभुज सेम टू सेम दिखने लगे हैं, कौन से नियम से? क्योंकि एक त्रिभुज का जो तीन भुजा है दूसरे त्रिभुज के तीन भुजाओं के संगत बराबर है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम है त्रिभुज किसके? सी ओ डी के। और उसमें एक नियम बताते हैं कि अगर कोई भी चीज बराबर हो जाए तो जब अभी तो भुजा बराबर दिख रही है, लेकिन सर्वांग सम होने के बाद हम ये बोल भी सकते हैं कि भुजा नहीं अब कोण भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर बीच में देखो कोण बन रहा है ओ, तो कोण ए ओ बी, इधर बीच में कौन बन रहा है? ओ, तो उधर के ओ के बराबर होगा, मतलब सी ओ डी, ठीक है। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं सीपीसीटी, और हिंदी में क्या लिखेंगे? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग का पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत, पार्ट का मतलब होता है अंग, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम, और ट्रायंगल का मतलब होता है त्रिभुज। तो इस तरह से नियम कहते हैं संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज। मतलब अगर दो त्रिभुज एक जैसे दिखने लग जाएं, है ना, तो इनका जैसे ये और ये बराबर थे, मान लो एक दे रहा हूं मैं, ए बी ओ है, ये सी डी और ओ है। सी ए बी किसके बराबर है? सी डी। तो इसके सामने वाला कोण भी अब दोनों एक ही जैसे हो गए। मतलब ए बी और सी डी के सामने जो जो भी आएंगे वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। यही इसी का मतलब यही है संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज। माने अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं उसके बाद की बात है ना, याद रखो। जो भुजा है बराबर दिख रहा है उसके सामने वाला कोण, और जो कोण बराबर दिखेगा उसके सामने वाला भुजा भी बराबर होता है। ये नियम कक्षा 9वीं का है। सर्वांग सम त्रिभुज में आप देख सकते हैं, वीडियो अपलोडेड है। चलिए इसका जस्ट उल्टा प्रमेय पढ़ लेते हैं। प्रमेय नंबर 2, बहुत सारे प्रमेय मिलेंगे इसमें आपको। प्रमेय नंबर 2, प्रमेय नंबर 2 क्या कहता है? मतलब ये एक नियम है। ये जितना भी प्रमेय है, जैसे कि हम लोग बीज गणित पढ़ते हैं ना, अंक गणित बीज गणित पढ़ते हैं, उसमें हम बोलते हैं सूत्र
अरे सूत्र रटना है तभी बनेगा। तो आपको बता दूं, रेखा गणित तभी बनेगा जब आपको प्रमेय पता होगा। प्रमेय वो नियम होते हैं जिनके आधार पे हम प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो खाली वो नियम पता नहीं होना चाहिए, उसी नियम, आपका जो नियम है वो सही है कि नहीं ये भी सिद्ध करने को आता है। ठीक। दूसरा कहता है इसका उल्टा। ठीक है, प्रमेय दो बोल दो, या प्रमेय एक का विलोम। अब वहां एक का विलोम नहीं लिख देना, मैं यहाँ पर एक और दो लिख रहा हूँ इसलिए एक का विलोम है करके बता रहा हूं मैं। समझ रहे बात को? आपको लिखना ये है कथन, यदि एक वृत्त के एक वृत्त के एक मिनट, क्या बोल रहा हूं मैं, यदि एक वृत्त की जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती हैं, तो जीवाएं बराबर होंगी। पहले बोला था जीवा बराबर है तो केंद्र पर कोण बराबर होगा। अभी क्या बोल रहा है, केंद्र पर यदि कोण बराबर, दो लोग एक जैसा कोण बराबर बना रहे हैं, मतलब दोनों जीवा बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको स्पष्ट कर लेते हैं, सही है कि गलत है सिद्ध करके दिखा देते हैं इसे। तो चलिए यहाँ पर सिद्ध करने के लिए हमारा ये आ गया, वृत्त आ गया। अब क्या दिया गया है उसको देखो पहले। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया है भैया जरा देख लो, कि मेरे पास कोई केंद्र है, वृत्त है जिसका केंद्र ओ है। ठीक है, ओ केंद्र वाले वृत्त में, केंद्र ओ है जिस उस वृत्त का, है ना, में क्या दिया है आपको, कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के। माने इधर ले लेता हूं मैं कोई, ये ए ले लिया और इधर ले लिया बी मैंने। ठीक, ए और बी ले लिया मैंने, इधर ले लिया मैंने सी और इधर ले लिया डी। ठीक, ये दोनों कोण बराबर हैं। मुझे ये इस बात को सिद्ध करना है कि ए बी, जो ये ए बी जीवा है सी डी के बराबर है। अभी जीवा बराबर है ये बताना है। ठीक है, तो चलिए सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है हमें बताना पड़ेगा ना पहले। ये स्टेप्स होते हैं प्रमेय को सिद्ध करने का। आता है प्रमेय सिद्ध करोगे कि जो ए बी है वो बराबर है किसके, सी डी के। तो चलिए उपपत्ति, उपपत्ति मतलब प्रमेय को सिद्ध करना चालू करना है। ठीक, सेम वही, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में। ठीक, क्या लिखेंगे, ए ओ बराबर है ओ सी के। क्यों है, त्रिज्याएं, दोनों त्रिज्याएं ना भाई बराबर होंगी। ठीक, कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी, ये दिया गया है। ये आपको पहले से दे दिया गया है कि केंद्र में जो कोण बन रहा है वो बराबर है बोल के, और इसमें का ओ बी उसमें का ओ डी के बराबर है। क्यों है, त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ठीक, ये तो पहले से पता है। तो हम दोनों त्रिभुज को जब देखेंगे तो फिर वही कहानी बताऊंगा मैं, नवीं वाली बात। नवीं में सर्वांग सम त्रिभुज को बिल्कुल जरूर देखिए अच्छे से, वीडियो को, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहां पर हमारा नियम लगेगा, कोण
भुजा कोण। अगर किसी को नहीं मालूम कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय क्या है, बहुत अच्छे तरीके से क्लास 9th वाली वीडियो में हमने दर्शा दिया है। कोण भुजा कोण सर्वांग समता प्रमेय से। ठीक, क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी ओ डी के। ठीक, तो नियम ये कहता है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं, ओ ए बी और क्या क्या ओ सी डी, ठीक, मतलब दोनों, अब ये नियम ये बता रहा है कि दोनों त्रिभुज, मतलब इसको इसके ऊपर रखोगे तो पूरा ढका जाएगा, एक जैसा, न बड़ा दिखेगा न छोटा, एकदम एग्जैक्ट बराबर दिखेगा। तो उसमें एक नियमावली कहती है कि अगर कोई कोण बराबर है तो उनके सामने वाला जो भी रहेगा वो भुजा भी बराबर दिखेगा। समझ रहे हो बात को, मतलब मैं बोल सकता हूं कि ए बी बराबर होगा किसके, सी डी के। नियम वही, क्या, संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। मतलब अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएं, ये जो कि कर चुका हूं मैं, तो उनके संगत अंग माने जो उसके सामने सामने वाला भुजा भी क्या होगा, बराबर हो। कोण के सामने वाला भुजा, भुजा के सामने वाला कोण, ये ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि आ गया। क्लियर हो गया, स्पष्ट समझ में आ गए दोनों प्रमेय, क्लियर है। तो इसी प्रमेय पर आधारित एक और आगे प्रमेय है, इसमें बहुत सारे प्रमेय मिलेंगे। तो चलिए अगला प्रमेय देख लेते हैं क्या है। प्रमेय नंबर 3। प्रमेय नंबर 3 का कहना क्या है, उसका देखो, कोई भी प्रमेय नियम में एक क्या चीज बोला गया है उसी को कथन कहते हैं। ठीक है, तो ये कहता है किसी वृत्त पर केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये नियम है। नियम कह रहा है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है भैया, समद्विभाजित करता है। चलिए देख लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये ओ इसका केंद्र है। ठीक, बात समझ में आ गया। तो सबसे पहले दिया गया है लिख लेते हैं। अरे जो कथन में है वही दिया गया है, आधा तो प्रश्न में ही दिया रहता है। क्या दिया गया है, ओ केंद्र वाले वृत्त में ए बी जीवा है तथा ओ एम लंब है ए बी पर। मतलब मेरे पास कोई जीवा है ए बी, स्पष्ट हो गया। तो केंद्र ओ है, ए बी उसका जीवा है, और ओ से एक एम लंब का मतलब 90 अंश डाला गया है। ये आपको नियम में दिया है। अब हमको ये बताना है कि जब लंब डालेंगे ना, ठीक, तो ये जो जीवा है ना ए बी, इसको दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब मुझे ये सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भाई, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ये जो लंब डाले कहां पर, एम पर, ये जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। मतलब ए से एम और एम से बी दोनों बराबर हैं, ये हमको सिद्ध करना है। दिया नहीं गया है ये, इसी को तो बताना है, आपको सिद्ध करना है।
स्पष्ट करना है कि हाँ देखो भैया सच में बराबर बटेगा। ठीक, चलिए अब हम तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए उपपत्ति में चलते हैं। उपपत्ति माने सिद्ध करना। यहां पर आप क्या कर दीजिए, मिला दीजिए ओ को ए से, ओ को बी से। यहां पर आपको दो त्रिभुज देखने को मिलेगा। एक का नाम है ओ ए एम और एक का नाम है ओ बी और एम। ठीक, तो आप लिखेंगे त्रिभुज ए ओ एम तथा त्रिभुज बी ओ एम में। ठीक है, हमने देख लिया दोनों त्रिभुज। क्या क्या दिखने को मिला, यहां पर देखने को ये मिल रहा है भैया कि ओ ए, त्रिभुज ए ओ एम का जो ओ ए है ओ बी के बराबर है। कारण क्या है, कारण ये है कि त्रिज्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देख लो भैया, ओ से ए वो भी एक त्रिज्या है और ओ से बी भी एक त्रिज्या है, तो ऑटोमेटिक वो बराबर ना चाहते हुए बराबर होगा। ठीक, दूसरा चीज, कोण ओ एम ए बराबर है कोण ओ एम बी के। दोनों के पास कितना है, लंब डाले हो, लंब मतलब होता है 90 अंश डालना। कोण कितने का बनाएगा वो, 90 अंश का। ठीक, और तीसरा क्या दिख रहा है कि इसमें का जो ओ एम है, इसके ओ एम मतलब वो दोनों समान हो गया। ओ एम बराबर है किसके, ओ एम के, दोनों सेम है। सेम है उसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ भुजा। क्या बोलेंगे, उभयनिष्ठ भुजा। तो कक्षा 9वीं का फिर वही है ना, कक्षा 9वीं में एक प्रमेय है जिसको बोलते हैं समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रमेय से। ठीक है, मतलब इस नियम को थोड़ा हल्का बता देता हूं, अदरवाइज आपके पास तो ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है 9th क्लास का, वहां से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास दो समकोण त्रिभुज हो जिसमें एक कर्ण बराबर हो, कर्ण मतलब 90 के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण बराबर हो और कोई भी एक भुजा बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज हूबहू हो जाते हैं, मतलब सर्वांग हो जाते हैं। तो इस नियम से हम कहेंगे कि त्रिभुज ओ एम ए सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ओ एम बी के। ठीक, अब नियम में स्पष्ट है कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो उसके जो प्रत्येक अंग हैं वो बराबर। अब देखो ओ ए को कब्जा कौन कर लिया है, ओ बी बोल रहा है मैं तो इसके बराबर हूँ, ओ एम तो बोल रहा है मैं ओ एम के ही बराबर हूँ। तो अब बचा कौन, भैया दोनों एक जैसा, दोनों त्रिभुज हूबहू है, पहले से बता दिया हूँ ये यहाँ पर। तो हूबहू है मतलब तीसरा वाला भी ये जो सॉरी दो लकीर बनाना है यहाँ पर। ठीक है, तीन वाला बना चुका हूँ इसलिए। चलिए तीन बनाओ दो बनाओ उससे कोई अर्थ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो बताना चाह रहा हूँ ये जो छूटा है ए एम, इधर छूटा है एम बी, ए एम बराबर होगा एम बी के। 9वीं के नियमों का पूरा भरपूर उपयोग कर लिया गया है इस पाठ में। तो बिल्कुल 9वीं एक बार अच्छे से पढ़ लो भाई, अभी समय है। समझ रहे हो बात को, अरे कम से कम जानकारी के लिए पढ़ लो। तो चलिए क्या है ये, इसको क्या बोलेंगे, वही क्या बोलेंगे, फिर आ गया संगत अंग और कैसा त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज। मतलब अगर त्रिभुज सर्वांग सम हो जाए तो उसके जो जितने भी अंग हैं, अंग मतलब भुजा और कोण से संबंध है उसका। ठीक है, जैसे हमारे हाथ पूरे हमारे शरीर का अंग होता है ना हाथ पैर,
उसका ये हाथ पैर है, समझो, समझ में आ गया ना, बराबर दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर दिखने लग गया ए एम किसके बराबर है, एम बी। यही तो हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, जो कि आ गया, बिल्कुल वही आ गया जो हम चाह रहे थे। मतलब ये जो बोला गया चीज है कि हाँ अगर केंद्र से लंब डाल दोगे तो जीवा को दो बराबर भागों में चीर देता है, फाड़ देता है। ठीक, अब क्या करना है, अगला प्रमेय। अगला प्रमेय क्या कह रहा है जरा देख लो। प्रमेय चौथा, प्रमेय जो चौथा है ना भाई, वो प्रमेय 3 का विलोम है। अब यहाँ पर 3 नंबर दिया उसने, 3 वहां पर नहीं लिख देना, 3 का विलोम है। समझ रहे हो बात को, मैं यहाँ पर 3 नंबर दिया था ना, एक प्रमेय अभी पढ़ाया हूं, उसी का जस्ट विरोधी है, उल्टा है। ठीक, कैसे उल्टा है जरा देखो, यहाँ पर कथन, कथन में ये कहा गया है, एक वृत्त के केंद्र को जीवा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जीवा पर समकोण, ठीक है, या लंब होती है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, जब तक नियम का क्या कह रहा है आपको स्पष्ट नहीं समझाऊंगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इस बार उल्टा, उल्टा हमको चलना है, उल्टा समझना है सारी चीजें, इसीलिए बोला 3 जो पढ़े उसका जस्ट उल्टा है। ठीक है, आपको पहले लिख देता हूं कि क्या दिया गया है, तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर लिखना है आपको, दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त में, ठीक, मतलब एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, बात समझ में आ गई। ठीक है, ए बी एक जीवा है, ओके, जीवा है बोला है, खाली नियम में जीवा बोला है, अब नाम तो दिया नहीं था तो हमने ले लिया ए बी, ये लो चलो, ठीक, ए बी ले लिया। इस बार बता दिया है एम ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, मतलब एम एक ऐसा बिंदु है जो ए और बी के बीचों बीच है, उसको, उसी बिंदु को केंद्र से मिलाएंगे, केंद्र से मिलाना है। तो यहाँ पर ये 90 अंश बनाएगा, 90 अंश दिया नहीं है ना, याद रखो, ये 90 अंश होगा, ये हमको बताना है, तो वही सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि जो ओ से एम है मिलाओगे वो लंब हो जाएगा किस पर, ए बी का, या फिर सीधा सीधा बोलो, ओ कोण ओ एम बी बराबर कोण ओ ए एम, जो कि आएगा कितने अंश, 90 अंश। बात समझ में आ गया, ये हमको सिद्ध करना है। चालू हो जाते हैं, तो चालू हो जाएंगे, मतलब उपपत्ति चालू कर देते हैं भैया, उपपत्ति। ठीक है, चलिए इसको यहां से मिला लो और इसको यहां से मिला लो। 90 दिया नहीं है ना, याद रखना, 90 अभी सिद्ध करना है भैया, मिटा देता हूँ नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। सोचने लगोगे सर 90 अंश तो दे दिया, 90 क्यों नहीं लिख रहे हो, बार बार दिमाग में छपने लग जाएगा, भ्रांति फैलने लग जाएगी, बीमारी आ जाएगी, समझ रहे बात को। चलो चालू करें, तो चलिए इस दो त्रिभुज को अलग कर लेता हूं मैं, इसका नाम है ओ एम ए। अभी 90 अंश नहीं दिया है, बार बार बोल रहा हूं ना मैं, ध्यान सुनना। वो, अब लोगों को लगे सर 90 तो दिख रहा है, अरे दिखने से कुछ नहीं भाई, देखो ओ ए ओ बी के बराबर होगा कि नहीं होगा,
होगा। तो लिख दो त्रिभुज ए ओ एम तथा बी ओ एम में मैंने दो त्रिभुज लिया दिख रहा है, जिसमें मैंने देखा कि ए ओ बराबर होगा ओ बी के। ऐसा क्यों? वही त्रिज्याएं क्या होती है? बराबर होती है। तो ओ ए और ओ बी दोनों त्रिज्या है, देख लो यहाँ पर। ये तो बराबर होगा, न बोलोगे तो भी बराबर होगा। ठीक। ओ एम बराबर है ओ एम के। ओ एम तो अपने आप के ही बराबर हो जाएगा। क्यों? उभयनिष्ठ भुजा, मतलब ओ एम दोनों के पास है, दोनों तो एक ही है ना। फिर क्या बोला है भैया? ए एम बी के बराबर है। अरे मध्य बिंदु दिया है ना, एम बीचों बीच है ए और बी का। अर्थात लिखना पड़ेगा यहाँ पर, चलो अर्थात लिख देता हूँ। ए से एम और एम से बी दोनों बराबर हैं। समझ रहे हो बात को? ये दोनों बराबर हैं, बताना है। बताना क्या दिया है आपको? तो ए एम बराबर है किसके? एम बी के। आज जो पहला प्रमेय किए हैं वैसी सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया। ये क्यों है? क्योंकि ये हमें दिया गया है, पहले से ऐसा दे दिया गया है। तो हम क्या बोलेंगे? भुजा 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 सर्वांग समता प्रमेय से। ठीक। त्रिभुज ए एम ओ सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम ओ के। जब दो त्रिभुज सर्वांग सम मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज हूबहू है, तो क्या पता चला? जो भुजा बराबर है उसके सामने सामने वाला कोण भी क्या होगा? बराबर होगा। मतलब ये वाला और ये वाला बराबर होगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि कोण ओ एम ए बराबर होगा कोण ओ एम बी के। कारण कारण लिखना है आपको। संगत अंग सर्वांग सम त्रिभुज। ठीक। अब इससे क्या फायदा होगा? अरे भैया दोनों बराबर तो आ गए, ठीक है। ठीक। ओ एम ए ओके, बराबर तो आ गए। ठीक है, बराबर आ गए, लेकिन 90 अंश से ये कैसे पता चलेगा? देखो भैया, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि एक लकीर रहता है। एक लकीर में टोटल कितने अंश का कोण बनता है? 180 अंश का। ये भी 90 वाली बात है, ये चलो मान लेते हैं। तो ये ए एम और बी एक लकीर है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पूरा कोण बनेगा, जो कि दो भागों में बटा हुआ है, कौन कौन सा? ए एम ओ प्लस कोण बी एम ओ बराबर कितना? 180 अंश। ए एम ओ और बी एम ओ दोनों बराबर है, बराबर आ गए हैं। तो मैं लिख सकता हूं कोण ए एम ओ प्लस कोण ए एम ओ बराबर 180 अंश। अब देख लो भैया, ए एम ओ कितने बार आ गया? 2 बार आ गया। तो 2 बार कौन सा कोण आ रहा है? ए एम ओ, और वही कितने के बराबर है? 180। ये दो इधर भागित होगा, तो कोण ए एम ओ बराबर हो जाएगा 180/2, और जो कि आ जाएगा 90। तो ए एम ओ बराबर है कोण बी एम ओ, और दोनों कितने आ गए भैया? 90 अंश। मतलब यहाँ पर ये कितने का? अभी देखो, अभी अभी पता चल रहा है ये 90 है। 90 है मतलब 90 अंश आ गया, मतलब वही तो सिद्ध करना था ना। या तो 90 ले आओ, जो 90 आ गया मतलब लंब है, ऑटोमेटिक सिद्ध हो गया भैया। ठीक है। अगर कोई चीज लंब है ना, ऐसा आपके पास आ गया, या 90 है मतलब लंब है, लंब है मतलब 90 अंश है, ये बात तो तय हो गई। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गया? 1 मिनट थोड़ा सा ऊपर खिसका देते हैं इसको, ताकि स्पष्ट दिखे आपको। क्लियर? बात समझ में आ गई?
ओके, क्लियर है। तो इस तरह से ये 4 प्रमेय तो अभी सिद्ध हो गए। इस पाठ में बहुत सारे प्रमेय हैं जिनको सिद्ध करना आता ही है। बात समझ में आ गया। तो यहां पर हम लोग प्रमेय, बहुत सारे प्रकार के प्रमेय को देखे हैं, है ना, 4 प्रमेय देखे हैं। अब अगले जो वीडियो है उसमें हम इस प्रमेय से संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न बनेंगे उन प्रश्नों को लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए, तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।